बीएड ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस सीरीज के 11th सेशन के अंतर्गत हम लोग शिक्षा एवं दर्शन तथा शिक्षा दर्शन पर अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में एक सेकंड जरा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हाँ, मीमांसा पे किया हुआ था डिस्कशन। तो मीमांसा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में भी आता है और उसके साथ ही साथ जो आपकी कंपटीशंस आगे होंगी एजुकेशन के फील्ड में, उन सभी में इसका अहम योगदान रहता है ना। लेकिन आज हम जो डिस्कशन करेंगे दर्शन और शिक्षा में संबंध तथा शिक्षा दर्शन, इनके बारे में संबंध करें और डिस्कशन करेंगे। तो ये प्योर प्योर सैद्धांतिक पोर्शन है। इसके सवाल आप कंपटीशन में तो नहीं बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पेपर में प्रतिवर्ष एक सवाल आना 100% कन्फर्म होता है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसे आप लोग देखिए, समझिए, सुनिए, बट रटिएगा मत, है ना। रटने की गलती मत करो, क्योंकि ये दर्शन है और ये जितना आप रटोगे उतना ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि रटने से ये कभी नहीं आ सकता है। दर्शन हुआ, संस्कृत हुआ, ये जो सब्जेक्ट हैं जिनके शब्द ही अपने आप में बड़ा गहराइयां रखते हैं, तो इनको रटने से काम नहीं चलता है और ना ही आप रट सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो इनको समझिए, बस समझ के अपनी जो विचार शक्ति है उसको इंक्रीज करिएगा और बस विचार अच्छे आने लगे तो फिर आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और जो मेन जो की पॉइंट है उनको नोट करना कभी मत भूलिएगा। जो की पॉइंट हैं, जो भी इसमें टफ शब्द आते रहें जिन पे हम डिस्कशन करें, इनको हम समझाएंगे, उन पे आप जो है ध्यान देते रहिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो आज टॉपिक है वो है दर्शन और शिक्षा में संबंध। तो दर्शन और शिक्षा में संबंध किस प्रकार से है, एक बार पढ़ लें तभी समझ में आ पाएगा आप लोगों को। पहले लिखा हुआ है दर्शन एवं शिक्षा में अटूट संबंध है, यह एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है। दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। दर्शन में यहाँ तक तो देखो हम लोग अपने लास्ट क्लास में ही डिस्कशन कर चुके हैं। दर्शन काम यही है कि इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य का पता लगाना और उसमें मानव जीवन किस प्रकार से चलित होता है, किस प्रकार से उसमें क्रियाएं होनी चाहिए, इन सभी के बारे में दर्शन हमें बताता है। तो हमने ये अपनी लास्ट क्लासेस में बड़े अच्छे से इस पर डिस्कशन कर लिया था। फिलहाल अभी दर्शन की बात हो रही है ना। तो होता क्या है कि दर्शन में मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य और उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों पर विचार किया जाता है। जबकि यहाँ से थोड़ा समझने वाला, जबकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति जो होती है वो शिक्षा के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इतना कि दर्शन काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो हमें हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य, ब्रह्मांड के अंतिम सत्य के बारे में मटेरियल प्रोवाइड करा देगा कि आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य ये हो सकता है, आपको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और ऐसे ही ब्रह्मांड के अंतिम सत्य के बारे में जो भी होगा, जहाँ पे भी आपको अंतिम सत्य एवं अंतिम उद्देश्य की जानकारी चाहिए, वो जानकारी तो देगा आपको दर्शन। आपके सोच विचार करने की जो शक्ति है ये देगी आपकी। जैसे कि आपने काफी सोचा विचारी करके आपने बहुत से कंपटीटर को अपने आमने सामने देखा, उनसे काफी आपने प्रेरणा ली और उनसे आपने ये सोचा कि ये बंदा आईएएस बन चुका है, तो हम भी इतनी मेहनत करें कि हम भी इसी पोस्ट पहुंचे। तो ये जो आपने अपने विचार के द्वारा अपना अंतिम उद्देश्य तय कर लिया है, इसे कह सकते हैं ये आपने दर्शन है, ये आपका अपना दर्शन है, अपने लिए दर्शन है, इसलिए आपने इसमें अपने उद्देश्य तय किए हैं। लेकिन अब आपने ये अपना अंतिम उद्देश्य तो बना लिया है, लेकिन आप इस अंतिम उद्देश्य को तब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक आप शिक्षा लेना प्रारंभ नहीं करेंगे, जब तक आप शिक्षण प्रक्रिया से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप अपने द्वारा तय किए गए किसी भी उद्देश्य को बहुत खूबसूरती से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपने उद्देश्य तय किए हैं, जो भी आपने उद्देश्य अपनी विचार शक्ति के द्वारा या किसी और से प्रेरणा लेकर या किसी और ने ही आपसे कहा है कि आप ये बन जाओ, तभी आप एक सफल व्यक्ति बनोगे, या आप दूसरी उसकी बात मान लियो फिलहाल जो भी रहा हो। लेकिन जब आप उन विचार शक्तियों को, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपको शिक्षा की धारा में बहना ही पड़ेगा, आपको शिक्षा से जुड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो जो भी उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं वो दर्शन द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही की जा सकती है। बिना शिक्षा के हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा हमारे आचार विचार में परिवर्तन करती है और नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, परीक्षण, चिंतन और मनन शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा क्या करती है? हमारे ज्ञान में परिवर्तन करती है और नवीन ज्ञान की खोज के लिए अवलोकन, परीक्षण, चिंतन और मनन शक्तियों का विकास करती है ना? अब इसमें हमारे कहने का तात्पर्य ये है, ये तो हो गया ये कि जो दर्शन ने तय किया, उसे हमने शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया। अब जब हमने शिक्षा द्वारा उसे प्राप्त कर लिया है, तो क्या होता है कि फिर शिक्षा एक नए दर्शन को जन्म दे देती है। जैसे कि अभी-अभी जो हमने बात करी है कि आपने किसी आईएएस को देखकर अपना टारगेट बनाया कि हमें आईएएस बनना है ना? फिर आप भी बन गए आईएएस, आपने भी अपनी पोस्ट ले ली, आपने भी अपना उद्देश्य पूरा कर लिया शिक्षा के द्वारा। अब जब आप वहाँ पहुँच गए हो, तो वहाँ पहुँचने के बाद उस जिस फील्ड में आप पहुँच गए हो, उस फील्ड की अन्य जो हायर पोस्टेज हैं, जो और उससे भी हाई पोस्ट होती हैं, उन पे जाने के लिए फिर आप वहाँ से एक नए उद्देश्य बनाना चालू कर दोगे कि हमें यहाँ तक पहुँचना चाहिए। या हो सकता है अगर आप ना कर दो, तो आपको देखकर आपके जो समर्थक हैं, जो आपके छोटे हैं, जो आपके मित्र मंडली है, जो आपका समाज है, हो सकता है कि वहाँ के लोग आपको देखकर अब आपको फॉलो करने के लिए तत्पर हो जाएँ। तो क्या हुआ, शिक्षा के द्वारा पहले तो आपने दर्शन द्वारा तय किए गए उद्देश्य की प्राप्त कर ली। अब जब आप वो उद्देश्य प्राप्त कर ली, तो जो शिक्षा आपको वहाँ तक पहुँचाई है, उसके द्वारा अन्य लोग फिर से एक नया दर्शन बना देंगे। अब अन्य लोग फिर से एक नया उद्देश्य बनाएँगे, एक अंतिम सत्य तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि अगर आप में अभी और आगे जाने की क्षमता है, तो आप भी अपना और अधिक हाई पोस्ट पे जाने के लिए नए उद्देश्य बनाएँ, आप वहाँ फिर से जाने की तैयारी करें। तो आपने भी शिक्षा प्राप्त की है ना, शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप फिर से वो उद्देश्य अपने लिए बनाए हुए हैं। तो यानी कि आपने शिक्षा जब प्राप्त करी, तो आपके विचारों में परिवर्तन हुआ है कि अरे अभी हम बहुत छोटी जगह पहुँचे हैं, अभी तो दुनिया में इससे बड़ी भी जगह होती हैं, या बल्कि इंडिया में इससे बड़ी जगह है हमारे पास पहुँचने के लिए, तो अब हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। तो शिक्षा जब आपको मिली, तभी आपने अपने विचारों में, अपने दर्शन में मॉडिफ़िकेशन कर लिया, तो एक नए दर्शन का जन्म हो गया, एक नए विचार आ गए, है ना? तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये, दर्शन जो होता है उसे हम प्राप्त करते हैं शिक्षा के द्वारा, और जब शिक्षा के द्वारा हम उस दर्शन जो दर्शन है जिसके द्वारा हमने अपने उद्देश्य की तय किए हुए थे, एक नया दर्शन जन्म ले लेता है, यानी कि एक नए उद्देश्य हम वहाँ से अपने लिए बना लेते हैं। तो दोनों एक-दूसरे की चैन एक समान है, यानी दर्शन के बिना आप शिक्षा कोई महत्व नहीं है, जब आपके पास उद्देश्य नहीं है, तो फिर आपको शिक्षा लेने का कोई मतलब है नहीं, और शिक्षा के बिना दर्शन कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, बढ़ा नहीं सकता है अपने आप को। अगर सिर्फ़ इतना ही होता इस इंडिया में कि केवल आईएएस की पोस्ट ले ली आपने, बस पर्याप्त है, तो क्या था? तो फिर आप आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते, वहीं रुकना था आपको तो। लेकिन जब आपने शिक्षा प्राप्त करी है, तो आपके विचारों में परिवर्तन हुआ है, आपकी सोच में परिवर्तन हुआ है, तो वहाँ से एक नया दर्शन जन्म ले लेता है, जो कि एक चैन एक वहाँ चलता रहता है। उस दर्शन के द्वारा आप और हायर पोस्ट पे जाने का प्रयास करते हैं, या आप नहीं करते, तो फिर आपके जो भी आप कह लो, क्योंकि जब आप बड़े पोस्ट पर पहुँच जाते हो, तो फिर वो आप फॉलोवर बोले जाते हैं, वो आपको फॉलो करने का प्रयास करने लगते हैं। ठीक है? तो कुल मिला के जहाँ दर्शन है, दर्शन को प्राप्त करने के लिए, दर्शन द्वारा तय किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के हम उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब हम शिक्षा द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ पर वो प्राप्ति होने के बाद एक नया दर्शन जन्म लेता है, एक नया विचार हमारे अंदर जन्म लेता है। फिर उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग फिर से तत्पर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है, शिक्षा और दर्शन एक-दूसरे से अटूट संबंध में है। अब हम वह में पहुँच रहे हैं जो हमारा पहला वाला पॉइंट था, अटूट संबंध में है। ये एक-दूसरे पर आश्रित हैं, है ना? एक-दूसरे पर आश्रित हैं, एक-दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन एक-दूसरे पर के साथ चैन के द्वारा जुड़े हैं। जहाँ दर्शन है, उसके आगे शिक्षा आएगी, शिक्षा प्राप्त कर ली तो फिर दर्शन आ जाएगा, दर्शन आएगा फिर शिक्षा आएगी, है ना? तो ये चीज़ें इनमें रहती हैं, कंटिन्यू एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस ज्ञान एवं कौशल के आधार पर हम दर्शन का पुनर्निर्माण करते हैं। नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है, और ये देखिए जो भी बताया हुआ था, नया दर्शन जो होता है वो नई शिक्षा को जन्म देता है, और नई शिक्षा फिर से एक नए दर्शन को जन्म दे देती है ना? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे, जो अभी तक समझाया है आपको, और यह चक्र सदैव चलता रहता है। शिक्षा एवं दर्शन की इस अन्योन्याश्रता के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मो शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, ऐसे पूछ दे, हो सकता है अगर ये पूछे दर्शन और शिक्षा में संबंध बताइए, तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन यही आता है
इसकी आलोचना करिए कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको स्पष्ट करिए या आलोचना करिए या इसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है ना? तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, स्पष्ट करिए कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर ऊपर जो हेडिंग लिखी है उससे ही बन सकता है। तो दोनों के बारे में हम लोग यहीं से स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, ये जो हमने अभी आपको स्पष्टीकरण दिया है, ये कुछ लाइनों का है, कुछ लाइन्स केवल इसमें हमने ली हैं। आपको इनसे पूरा पेज भरा है, तो आपको अंदर अपनी विचार शक्ति को डेवलप करना है, जिससे कि आप अच्छे से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकें, है ना? आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। दर्शन एवं शिक्षा के इस संबंध को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है ना, वो तो कुछ लाइन्स हैं, उन लाइन्स से आप कभी भी क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं होगा। अगर आप बीएड का पेपर देने जा रहे हो या एमएड पेपर देने जा रहे हो, और आप अगर आधा पेज भर के चले जाए, तो एग्जामिनर उसे चेक ही नहीं करेगा, काट और देगा, है ना? या फिर देगा तो एक आध नंबर दे देगा, तो उससे आप कोई भला होने वाला फिलहाल है नहीं। अगर अगर अब जब आप इसका आंसर आगे बढ़ाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय, दूसरा है दर्शन और शिक्षा का उद्देश्य, दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या, दर्शन और शिक्षण विधियां, दर्शन और अनुशासन, दर्शन और शिक्षक तथा शिक्षार्थी, और दर्शन और विद्यालय आदि। तो इसमें हमें ये स्पष्ट करना है कि ये संबंध पढ़ते कैसे हैं एक दूसरे पे। ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इन पॉइंट को एलेबोरेट करना है आप लोगों को। समझते हैं कैसे आप लोग उनको एलेबोरेट करेंगे। जैसे पहला लिखा है दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय, है ना? दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय जो पॉइंट लिखा हुआ है, इससे हमारे कहने का तात्पर्य क्या है? दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय, तो होता क्या है कि जो दर्शन होता है, दर्शन ही किसी भी शिक्षा प्रणाली का या किसी भी शिक्षा का संप्रत्यय दर्शन के द्वारा ही तय किया जाता है। क्योंकि जो दर्शन होता है, अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो फिर दर्शन के आप अनेक शाखाएं पढ़ने के लिए मिलेंगी, है ना? तो प्रत्येक शाखा में शिक्षा का अलग अलग संप्रत्यय। आज पहले संप्रत्यय को क्लियर कर लें, संप्रत्यय क्या होता है। संप्रत्यय शब्द दर्शन बहुत बार यूज होगा, और इसको हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट। तो फिर आप इसको कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, जिसे आप कॉन्सेप्ट बोलते हो उसी को दर्शन में संप्रत्यय बोला जाता है ना। तो अब आप इन शब्दों को समझने में कठिनाई नहीं हो रही होगी। यानी कि प्रत्येक शिक्षा का संप्रत्यय, प्रत्येक शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है, वो दर्शन के द्वारा ही तय किया जाता है। अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो फिर आप पढ़ेंगे कि दर्शन की अनेक विचारधाराएं आई हैं, है ना? जैसे कि आदर्शवाद है, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, ऐसी अनेक विचारधाराएं आई हैं। और प्रत्येक विचारधारा में, या कह लें अलग अलग युग आए हैं तो भी गलत नहीं होगा, और प्रत्येक युगों में शिक्षा का कॉन्सेप्ट अलग अलग बताया गया है। शिक्षा कॉन्सेप्ट कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाए और क्या शिक्षा देनी चाहिए, है ना? हमें स्टूडेंट को किस युग में, किस समय पर, किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में क्या शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, इन सभी का जो मिला जुला रूप होता है वही शिक्षा का संप्रत्यय होता है। और ये संप्रत्यय तय करता है दर्शन। अलग अलग युग के अनुसार, अलग अलग विचारधारा के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया बदलती रहती है। कहीं पे शिक्षा होती है बाल केंद्रित, कहीं पे होती है शिक्षक केंद्रित, कहीं पे होती है पाठ्यक्रम केंद्रित। इसी प्रकार से शिक्षा के संप्रत्यय अलग अलग होते रहते हैं, और इन संप्रत्यय को निर्धारित करने का कार्य किसका है? वो काम है दर्शन का। आगे बढ़ते हैं, दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो पहले से ही, दर्शन की जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो पहले वाला हमारा क्षेत्र था वो था तत्व मीमांसा। हमने अपने लास्ट सेशन में ही पढ़ा हुआ था। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य तय किए जाते हैं, है ना? तो शिक्षा के उद्देश्य तय किए जाते हैं। तो दर्शन के द्वारा क्या होगा? दर्शन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य तय किए जाते हैं, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षा प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। बिना इसके हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, है ना? उसके बाद फिर आपने पढ़ा था ज्ञान मीमांसा के बारे में, हमने अध्ययन किया था। ज्ञान मीमांसा में लिखा था कि इसमें शिक्षण की पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां, ये दोनों आते हैं ज्ञान मीमांसा में, पढ़ाया था हमने आपको। तो दर्शन की जो दूसरा क्षेत्र है ज्ञान मीमांसा, उसमें ज्ञान के प्रकार के बारे में, ज्ञान के सत्य के बारे में, ज्ञान की प्रकृति के बारे में अध्ययन करने के साथ ही साथ शिक्षा की जो पाठ्यचर्या होगी, यानी कि हमें बच्चे को
किस लेवल पर क्या ज्ञान देना है, किस प्रकार शिक्षा देनी है और उससे हमें किन किन शक्तियों का विकास करना है, इसका निर्धारण भी दर्शन की ज्ञान मीमांसा नामक क्षेत्र से होता है ना। और उनके निर्धारण करने के बाद उन उद्देश्यों या उस पाठ्यचर्या की पूर्ति के लिए स्टूडेंट को वो पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए हमें शिक्षा प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि उनकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे इसके बारे में भी आपको पता है, शिक्षण विधियां भी ज्ञान मीमांसा में ही आती हैं, और अनुशासन और ये तीनों जो वाली बातें बची हैं, ये किसमें आती है? आचार मीमांसा में आती थी, है ना। दर्शन और अनुशासन, तो वही दर्शन का जो तीसरा क्षेत्र है, जिसे हम लोग नाम देते हैं आचार मीमांसा के अंतर्गत अनुशासन, यानी कि आपके द्वारा करणीय एवं अकरणीय कर्म, है ना, सत्य असत्य, इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है, सबके बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। और इन सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के द्वारा हम शिक्षा की हम सहायता ले सकते हैं, शिक्षा से ही हम इनकी प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे बना बना के, है ना। वही या आचार मीमांसा में ही ये भी आता है, और आचार मीमांसा में ही दर्शन और विद्यालय ये भी आते हैं, ठीक है। तो फिर आप इस प्रकार से ये हेडिंग बना बना के इनके अंदर अपने अपने पॉइंट्स लिखेंगे। लेकिन जिसने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है मीमांसा वाला, क्योंकि ये सभी पॉइंट मीमांसा से ही कनेक्ट होते हैं, है ना। सभी पॉइंट कनेक्ट किससे होते हैं? मीमांसा से ही होते हैं। मीमांसा में ही इन सब के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से किस किस मीमांसा के अंतर्गत क्या क्या हमें करना होता है, ठीक है। तो आप वहां से पहले पढ़िए, वहां से पढ़ने के बाद आप इन सभी को आसानी से 10-10 लाइनों में आप इलेबोरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, शिक्षा दर्शन, है ना। शिक्षा दर्शन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। आप चाहें तो अपने बीएड के एग्जाम पेपर से एमएड के एग्जाम पेपर देख सकते हैं एक बार, है ना, हमेशा आता है। तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा दर्शन की, अभी तक बात कर रहे थे हम दर्शन की, तो देखो दर्शन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। दर्शन में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। वेदों से लेकर, वेदों से पहले से भी अगर कोई ज्ञान है, उन सब से लेकर वर्तमान तक का जितना ज्ञान है, सब दर्शन के अंतर्गत ही आता है। तो अब हमें बनना है अध्यापक, तो अध्यापक बनने के लिए हम इतना तो करेंगे नहीं कि पूरा दर्शन पढ़ डालेंगे, है ना। तो पढ़ते ही पढ़ते पता लगे बूढ़े हो जाएंगे, अध्यापक फिर कब बनोगे, है ना। तो इतना नहीं करना होता है। तो हमें इसमें से जितना भी दर्शन, जितना भी ज्ञान पड़ा हुआ है, उसमें से वो ज्ञान जो शिक्षा के दायरे में आता है, हमें उसका अध्ययन करना है अपने बीएड एमएड पाठ्यक्रम के दौरान, है ना। अब इसका अध्ययन करने के लिए अभी तक सिर्फ हम दर्शन की पृष्ठभूमि तय कर रहे थे कि दर्शन क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, क्या इसका अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा दर्शन का, यानी उस दर्शन का जो एक अध्यापक को एक प्यूपिल टीचर, यानी एक छात्र अध्यापक को अध्यापक बनाने में सहायक है, उसे उसके उद्देश्य, उसकी शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, है ना। तो दर्शन का वह भाग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और इन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। दर्शन मनुष्य जीवन की व्याख्या कर उसके उद्देश्य और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधन मार्ग निश्चित करता है। यही बातें हम सब चीजें पढ़ चुके हैं अभी अभी जस्ट, है ना। जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ऐसी कुछ बातें वहां भी हो रही थी। और इसमें इस पूरे चैप्टर में बातें लगभग समान ही होती रहेंगी, है हर जगह दर्शन ही। और जहाँ शिक्षा दर्शन कंबाइंड हो गई, तो वहाँ यही बात होनी है हमेशा कि दर्शन उद्देश्य तय करता है, दर्शन पृष्ठभूमि देता है, उस पृष्ठभूमि को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षा का सहारा लेते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, सब होना यही हमारे साथ, है ना। और शिक्षा दर्शन में इन उद्देश्यों एवं साधनों की व्याख्या की जाती है ना। शिक्षा दर्शन में इन उद्देश्यों एवं साधनों की व्याख्या की जाती है। बस अंतर सिर्फ इतना ही है, दर्शन और शिक्षा दर्शन में अंतर सिर्फ इतना है कि दर्शन क्या होता है, दर्शन उन उद्देश्यों को और उस पृष्ठभूमि की को तय करता है जो हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त करनी है, ठीक है। अब शिक्षा दर्शन क्या करता है? शिक्षा दर्शन उन सभी उद्देश्यों और साधनों की व्याख्या करता है, यानी कि उनके बारे में हमें जानकारी देता है कि ये उद्देश्य किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमें कैसे इनकी प्राप्ति करनी चाहिए, इनकी प्राप्ति का साधन क्या है, इनकी प्राप्ति का मार्ग क्या है, इसके बारे में जो डिटेल दी जाती है वो दी जाती है शिक्षा दर्शन के अंतर्गत दी जाती है। जबकि दर्शन सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट निर्धारित करता है जो हमें प्राप्त करने हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए हम शिक्षा की सहायता लेते हैं। इसके साथ साथ
इसमें यथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप पर भी विचार किया जाता है। वही बात है, ऊपर वाली बात ही कि जो भी उद्देश्य हमने तय किए थे उनके लिए शिक्षा के स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, किस प्रकार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, शिक्षा में क्या क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए, इसके बारे में ये हमें जानकारी देता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि, है ना, शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या, मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या, यानी कि मनुष्य मनुष्य किस प्रकार का है और उसकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना। अब है क्या कि अलग अलग युगों में मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य के विचार, मनुष्य की का ये जो एटीट्यूड है वो अलग अलग होता था, है ना। तो जब जैसा युग चला है तब वैसी वैसी दार्शनिक विचारधारा ने जन्म लिया है और उसी प्रकार के ज्ञान से वहाँ के वासियों को संचित किया है, जो उस समय के ज्ञान की मांग थी, जो उस समय की आवश्यकता थी, है ना। जब वैदिक काल था तब उसी प्रकार का ज्ञान दिया गया है जिससे कि हम वेदों की उपासना कर सकें, हम देवों की उपासना कर सके हैं, उसी वही ज्ञान दिया जाता था। लेकिन जब थोड़े और आगे बढ़े तो थोड़ा ज्ञान परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन होते होते आज की जो आवश्यकताएं हैं, आज ज्ञान जीविकोपार्जन के लिए दिया जाना चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वर्तमान में ज्ञान आपको दिया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती है ना। विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर की जाती है, वही दार्शनिक मत विचारधारा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। अगला लेसन शायद एक दो लेसन छोड़ के आपकी विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं ही हमें पढ़नी है। तो उसमें आप समझेंगे कि किस विचारधारा में या किस समय एवं काल में किस प्रकार की शिक्षा की डिमांड थी और उसे किस प्रकार से दिया जाता था, है ना। और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन के आंसर लिखते समय ये जो बोल्ड वाला पॉइंट है इसको जरूर नोट करिएगा, इसको अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करिएगा। बाकी ऊपर वाले शब्द हैं आपको अच्छे लग रहे हो तो ठीक है, नहीं लग रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये बोल्ड वाला पॉइंट है इसको जरूर लिखिएगा, जरूर नोट करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन के कार्य, है ना, शिक्षा दर्शन के क्या कार्य होते हैं इनके बारे में डिस्कशन करना है। शिक्षा दर्शन के मुख्य कार्यों के बारे में बताया गया। तो जो दर्शन कार्य थे, जो दर्शन कार्य थे सेम वही शिक्षा कार्य हैं, कोई अंतर नहीं है। सॉरी, सेम वही शिक्षा दर्शन कार्य हैं, कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन बस ये दर्शन कार्य थे तो काफी ब्रॉड एरिया में थे ना, काफी ब्रॉड एरिया में थे। ब्रह्मांड के अंतिम सत्य तक पता लगाया जाता था, है ना। आपके किसी भी जीवन के पहलू के बारे में उद्देश्य तय कर सकता है दर्शन। काफी ब्रॉड एरिया होता था। अब इसमें से उस ब्रॉड एरिया में से केवल शिक्षा वाला जो एरिया है केवल उस पे बात करी गई है दर्शन में। लेकिन शब्द टर्म लगभग वही यूज होंगे, लगभग वही कार्य हैं जो दर्शन कार्य थे। पढ़ते हैं क्या क्या है ना। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करना, अभी अभी यही डिस्कशन किया है। ठीक है, काफी सरल लग रहा होगा क्योंकि ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, सभी बातों को हम तय पहले से ही कर चुके हैं। ठीक है, तो वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, काफी सरल भी लग रहा होगा, पढ़ने में भी अब ठीक ठाक लग ही रहा होगा। और शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करना, है ना। तो जो भी शिक्षा का स्वरूप होगा, बार बार हम कह रहे हैं शिक्षा का स्वरूप देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाता है। जिस देश काल एवं परिस्थिति की जैसी डिमांड होती है उसी के अनुसार उसकी शिक्षा का स्वरूप तय किया जाता है और उसके वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करना है। ठीक है, कि शिक्षा का जो हमने स्वरूप तय किया गया है वह स्वरूप उस समय वो जिस पॉपुलेशन के लिए तय किया गया है उस पॉपुलेशन को किस प्रकार से के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होगा, इन सभी के बारे में शिक्षा दर्शन में डिस्कशन किया जाता है। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करना, है ना, बार बार यही बोल रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करना, वही यहाँ भी है। और समाज एवं राष्ट्र विशेष को अपनी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में सहायता देना, है ना। शिक्षा के उद्देश्य बनाने में, उसकी व्याख्या करने में, बनाना तक तो सिर्फ दर्शन काम था, जब उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करना है, जब इनकी व्याख्या कर रहे हैं तो वो आपका शिक्षा दर्शन कहलाएगा। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षा की पाठ्यचर्याओं की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट्र विशेष को अपनी शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण में सहायता देना, है ना। तो शिक्षा की पाठ्यचर्या की व्याख्या करना, शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, क्या कैसी होनी चाहिए, उसमें हमें किन किन क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए, ये सभी शिक्षा दर्शन कार्य हैं। इसके साथ ही साथ उस पाठ्यचर्या के निर्माण में भी यहाँ कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षण विधियों की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट्र विशेष की उपयुक्त शिक्षण विधियों
के चयन में सहायता करना, है ना। शिक्षण विधियों की व्याख्या कर लो। देखो व्याख्या करना, यहाँ तक तो ये केवल शिक्षण विधियों की व्याख्या करना है, शिक्षण विधियां देना, ये तो यहाँ तक तो केवल काम था सिर्फ और सिर्फ दर्शन का काम था। दर्शन शिक्षण विधियां ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके आएगी, है ना, प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसमें से जो आपका समाज एवं राष्ट्र है उसके अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में सहायता जो करेगा वो करेगा आपका शिक्षा वाला दर्शन, है ना। नेक्स्ट है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक एवं शिक्षार्थियों, यानी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक कौन होगा, शिक्षार्थी कौन होगा, शिक्षक के क्या कर्तव्य होंगे, शिक्षार्थी क्या कर्तव्य होंगे, इन सभी की व्याख्या भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत की जाती है ना। अभी सिर्फ आप ये बातें याद रखिएगा, बाकी जब ये बातें कंफर्म हम लोग करेंगे, जब हमारा विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं चलेंगी, तो उसमें आप देखेंगे किस विचारधारा में शिक्षक की परिभाषा क्या थी, वो किस प्रकार शिक्षा देता था, क्या शिक्षा देता था, क्या उसके कर्तव्य होते थे, लेकिन और उसी के साथ साथ शिक्षार्थियों की उसके अपोजिट में क्या कर्तव्य होते थे, क्या होते थे, वो हर एक काल में अलग अलग चेंज होता रहा है। हर एक विचारधारा कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आया है। उन सभी को हम वहां डिस्कस करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा ये बात ठीक है, इस प्रकार से हम सब में चेंजमेंट होता रहता है ना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व, है ना। ये शिक्षा दर्शन की आपकी अंतिम हेडिंग होगी कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उपयोगिता क्या थी एवं उसका महत्व क्या है हमारे शिक्षा की प्रक्रिया में। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन क्या थी, आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी। क्या हुआ है कि जो दर्शन जब आया है तो दर्शन ने ज्ञान के बहुत से द्वार खोल दिए हैं, ज्ञान के बहुत से द्वार खोल दिए हैं, और लगभग हर क्षेत्र में सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, यानी जो छोटे छोटा कण भी होता होगा इस दुनिया में, उसके बारे में भी सोचने विचारने एवं अंतिम सत्य का पता लगाने के लिए दर्शन ने वकालत करना स्टार्ट किया है और सब पे काम करना स्टार्ट किया है। अब चूंकि ज्ञान के बहुत से द्वार खुल गए हैं, और उन सभी ज्ञान के द्वार के द्वारा, उन सभी ज्ञान के द्वारों में से कौन सा ज्ञान शिक्षा के लिए आवश्यक था, कौन सा ज्ञान बालक को समझने के लिए आवश्यक था, बालक की विकास में हेल्पफुल होता था, उसका पता लगाने के लिए हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ी, जो कि सिर्फ और सिर्फ बालक के उस पहलू पर काम करता है जो उसे शिक्षित करता है, जो उसके विकास में सहायक होता है ना। और जब ये आवश्यकता पड़ी तो जो पॉइंट निकले हैं उनसे ही इसकी उपयोगिता एवं महत्व तय किए गए। तो जो प्रमुख पॉइंट हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपको अपने आंसर में इन पॉइंट को हेडिंग के रूप में यूज करना है, और इनके अंदर अभी तक जो आपने समझा है शिक्षा एवं दर्शन के बारे में, उनसे ही कुछ पॉइंट ले लेकर उनके अंदर लिखना है। पॉइंट लगभग कॉमन ही हैं, जिनके बारे में बहुत बार डिस्कशन कर सकते हैं, कर चुके हैं, इसलिए हमने इनको एलेबोरेट इसमें नहीं किया हुआ है, क्योंकि बार बार वही बातें आ रही हैं, वही बातें फिर से इसमें आएंगी, है ना। तो पिछली बातों को ध्यान रखते हुए आपको उन्हीं में से कुछ बातें उठाकर इनमें डालनी है, जिससे कि आप अपने आंसर को 3-4 पेजों में एक्सपेंड कर सके, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है, पहला तो वही बार बार वही चीजें हो जाती हैं, मानव जीवन के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों की अध्ययन करना, फिर वही शिक्षा के संप्रत्यय एवं उद्देश्यों का ज्ञान, पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, अनुशासन एवं संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान, शिक्षार्थियों के कार्यों का ज्ञान, और लास्ट में है विद्यालय के स्वरूप एवं कर्तव्यों का ज्ञान, है ना। तो इन सभी की जानकारी के लिए, इन सभी की व्याख्या करने के लिए, इन सभी को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकें, किसके क्या उद्देश्य होंगे, किससे हम हमारे किस पक्ष का कौन कौन सा विकास हो सकता है, उन सभी के लिए हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ी है। तो पहला वही पॉइंट लिखा है उद्देश्यों एवं उनको प्राप्त करने के, तो आप वहीं से स्टार्ट करेंगे कि विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को दर्शन के तत्व मीमांसा नामक क्षेत्र में लिखित किया गया है। तो इन सभी में मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्य हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उन सभी को उसमें लिखा गया है। तो इन सभी की प्राप्ति के लिए हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम इनको शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति का जो साधन है, जो मार्ग है, उन सभी को शिक्षा दर्शन के द्वारा ही तय किया जा सकता था। इस प्रकार से आप इसमें अपने पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार शिक्षा के संप्रत्यय एवं उद्देश्यों के बारे में आप लिखेंगे, शिक्षा की पाठचर्या संबंधी ज्ञान लिखेंगे, है ना। इन सभी को आप अपने अपने शब्दों में, जो अभी तक आपने सीखा है इस लेसन के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत, उनसे जो अपने अपने शब्दों में ज्ञान इनको एलेबोरेट आप लोग करिएगा, है ना। और एलेबोरेट बाद मत करिएगा, क्योंकि अभी आपकी ये वाली नॉलेज एकदम फ्रेश है, अभी अभी आपकी वाली नॉलेज मिली है, तो
हो सके तो आज ही ये पॉइंट लिखने के बाद इनको एलेबोरेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब आपका एग्जाम होगा तो फिर आपको देख कर ही उनका आंसर समझ में आ जाएगा हमें किस प्रकार से इसको लिखना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो कल ही हम लोग देखते हैं क्या हमें स्टार्ट करना है। फिलहाल आज शिक्षा दर्शन दर्शन इन सभी की समाप्ति होती है। कल से हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।